मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 8.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की और रिया से जुड़े कई अहम सवालों की जानकारी न्यूज 18 को मिली है। इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए कि रिया से कौन कौन से सवाल ईडी की ओर से पूछे गए। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का आखिरकार ईडी के अफसरों से सामना हो ही गया। नोटिस मिलने के बावजूद पहले इनकार किया और फिर अपने भाई शोविक के साथ पहुंच गई मुंबई ईडी के दफ्तर। न्यूज 18 के पास रिया से पूछे गए उन 14 सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी के अफसरों ने रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक 14 सवाल पूछे। आप अपना पूरा नाम और पता बताइए। आप क्या क्या काम करती हैं? आय का स्रोत क्या है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उनकी आय का जरिया क्या है? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं? यदि हां तो कैसे? सुशांत के साथ कोई वित्तीय साझेदारी या पैसों का लेन देन था? चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। कितने बैंकों में अकाउंट है? क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं? यदि हां तो 5 साल का डिटेल दें। आपके और सुशांत के बीच कैसे रिश्ते थे? उनके परिजनों से क्या बात होती थी? आपकी आय पर आपके परिवार में कितने लोगों का हिस्सा या खर्च है? सुशांत के साथ आप कब से रह रही थी? कभी अनबन भी होती थी? सुशांत को क्या कोई बीमारी थी? मानसिक तौर पर कोई परेशानी थी? सुशांत के पैसों पर आपका हक किस तरह का था? मुंबई में आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए फंड कहां से आए? क्या सुशांत ने कोई वसीयत भी बनवाई है? प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार ने खुद रिया से सवाल पूछे। वैसे शुक्रवार को रिया की सीए श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। इस मामले में सुशांत के सीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब इस पूरे मामले में ईडी रिया के परिवार को भी समन भेज सकती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। और रिया चक्रवर्ती के 1 साल के कॉल डिटेल से कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। रिया के साथ जो आरोपी बनाए गए उनसे रिया ने कई बार लंबी लंबी बातचीत की। आइए जानते हैं रिया के कॉल डिटेल से निकले 14 बड़े खुलासे। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल में सुशांत को रिया ने 142 बार कॉल किया। वहीं सैंडी नाम के शख्स से रिया ने 537 बार बात की। वहीं जबकि पिता से 1122 बार फोन पर रिया चक्रवर्ती ने बात की। सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया। रिया की कॉल डिटेल से ये खुलासे हुए हैं। अपने भाई से 800 बार फोन पर बात की है पिछले 1 साल में, जबकि अपनी मां से 890 बार बात की है रिया ने। सुशांत के सेक्रेटरी से 148 बार बातचीत की है। वहीं महेश भट्ट से रिया ने 16 बार बात की है। इसके अलावा मुंबई की डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से 4 बार बात हुई है। ये एक बड़ी बात। बांद्रा के डीसीपी 21 जून से 18 जुलाई के बीच डीसीपी से बात हुई, यानी सुशांत की मौत के बाद डीसीपी से 21 जून से 18 जुलाई के बीच बात हुई। ये चौंकाने वाली बात है। मुंबई डीसीपी अभिषेक त्रिमुखी ने हालांकि सफाई इस बाबत दी है और कहा कि रिया से 5 बार फोन पर बातचीत हुई, ये उन्होंने माना, लेकिन जांच और समन के लिए कॉल किए गए थे। जाहिर है सुशांत केस को लेकर कई सवाल सुलग रहे हैं। सुशांत केस के तार अब दिशा सालियान से भी जुड़ रहे हैं, लिहाजा कई सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। सुशांत केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। इस पूरे मामले में कई सुलगते सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि दिशा सालियान का पोस्टमार्टम 48 घंटे तक क्यों नहीं हुआ। सवाल नंबर 2, सुशांत केस में 40 दिन बाद भी एफआईआर मुंबई में क्यों नहीं दर्ज हुई। रिया ने 16 जुलाई को ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग की, फिर इनकार क्यों किया। सवाल नंबर 4,
क्या सुशांत की डायरी से कुछ पन्ने गायब हुए? क्योंकि सुशांत के परिवार के वकील का दावा है कि डायरी से कुछ पन्ने गायब है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि डायरी के पन्ने में किसका नाम लिखा है। सवाल नंबर 5, डिप्रेशन को लेकर अलग अलग बयान क्यों? जबकि सुशांत के असिस्टेंट रह चुके अंकित आचार्य का कहना है कि सुशांत कभी डिप्रेशन में आने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्मा पे विश्वास रखते थे एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट के ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रखता और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। जाहिर है जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक सुशांत केस का सस्पेंस बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बड़ी खबर, आज सिद्धार्थ से पूछताछ होगी। सिद्धार्थ पिठानी को ईडी ने आज तलब किया है। आज ईडी के दफ्तर में पिठानी पेश होंगे। सिद्धार्थ पिठानी आज ईडी के सवालों का जवाब देंगे। सुशांत के करीबी दोस्त रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी को ईडी ने तलब किया है और आज ईडी दफ्तर में पिठानी पेश होंगे और उनसे ईडी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेगी। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े हुए और साथ ही सुशांत और रिया के बीच जो करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए हैं उनसे जुड़े सवाल। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की एफआईआर के बाद प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मामले पर सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ हुई। श्रुति मोदी से करीब 5 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। पटना में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत सीबीआई जांच में श्रुति का नाम भी शामिल है। श्रुति मोदी जुलाई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात हो रही है उसके ऊपर कुछ कहना है आपको? already given my statement to the department. वहीं मुंबई में 5 दिन तक क्वारंटीन रहने के बाद बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी आखिरकार पटना लौट आए हैं, लेकिन अपने पीछे बीएमसी के लिए कई सवाल भी छोड़ आए, जिससे बीएमसी की किरकिरी हो रही है। मुंबई से पटना लौटे विनय तिवारी। बीएमसी ने क्वारंटीन से किया मुक्त। सुशांत केस की जांच करने गए थे विनय। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी पटना लौट आए हैं। विनय तिवारी के पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उन्हें रिसीव करने के लिए पहले से ही मौजूद थे। पटना एयरपोर्ट पर डीजीपी को देखकर विनय तिवारी का हौसला और बढ़ गया। बढ़े भी क्यों ना जब डीजीपी खुद रिसीव करने गए हों। ये चैप्टर क्लोज हुआ ना भाई, आ गए, हम खुश हैं। उनको धन्यवाद भी दे दिया है। बाकी हम लोगों को जो करना होगा, हमको क्या करना है, सीबीआई जो करना करेगी, हमको क्या करना है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर पटना के राजीव नगर थाना में दर्ज केस की जांच के सिलसिले में विनय तिवारी 2 अगस्त को मुंबई गए थे। उसी रात बीएमसी ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आपत्ति जताई थी। करीब 10 बजे के आसपास मुझे कॉल आया था बीएमसी के लोगों का कि ऐसी प्रक्रिया है, आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर मैं वापस जब गेस्ट हाउस आया तो उन्होंने कहा तो उस नियम कानून मैंने बोला ठीक है, जो भी आपका नियम है हम उसका पालन करेंगे। सही है कि बाकी चारों को, मेरी टीम के अन्य सदस्यों को भी नहीं किया गया था, और ये बात भी सही है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं किया गया था। तो अब इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है, अब ये अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि कैसा व्यवहार था। बिहार पुलिस ने भी पत्र लिखकर क्वारंटीन से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उसके बाद भी बीएमसी ने विनय तिवारी को नहीं छोड़ा। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो एडीजी मुख्यालय ने गुरुवार को दोबारा बिहार पुलिस की ओर से बीएमसी के कमिश्नर को पत्र लिखा। उसके बाद बीएमसी ने शर्तों के साथ विनय तिवारी को क्वारंटीन से मुक्त किया। पहले कि ये जो भी हुआ है मैं इसको ऐसे नहीं देख रहा हूँ और इसको ऐसे नहीं दिखाना किसी व्यक्ति को क्वारंटीन किया गया था। ये प्रक्रिया थी बिहार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की चल रही थी, तो एक तरीके से हमारा इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ और इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया। बीएमसी के अधिकारियों ने विनय तिवारी के साथ जो सुलूक किया वो कतई उचित नहीं था। 5 दिन मुंबई में क्वारंटीन रहने के बाद जांच का हिस्सा बने बिना ही विनय तिवारी शुक्रवार की देर शाम पटना लौट आए हैं, लेकिन कई सवाल बीएमसी के लिए छोड़ आए हैं, जिससे बीएमसी की किरकिरी हो रही है।
पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी मुंबई से पटना लौट आए और वो शुक्रवार की देर रात फ्लाइट से पटना पहुंचे, जहां उन्हें डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिसीव किया। विनय तिवारी ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि हमारी टीम अच्छी जांच कर रही थी। बीएमसी ने क्वारंटीन कर जांच की प्रक्रिया तो बाधित किया। विनय तिवारी से बातचीत की है पटना संवाददाता अमित कुमार ने। विनय तिवारी मुंबई से अब पटना लौट चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। विनय तिवारी जी, आप मुंबई गए थे अनुसंधान करने, आपको क्वारंटीन कर दिया बीएमसी ने, अब आप आज रिलीज हुए, पटना पहुंचे हैं, इतने दिनों तक क्वारंटाइन रहना पड़ा, क्या कहें? मैंने पहले ही स्पष्ट किया था, ये व्यक्ति को क्वारंटाइन नहीं किया गया था, एक प्रक्रिया थी जो क्वारंटाइन हुई थी। हमारा इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस का था, उसे बाधित किया गया, वो बाधित हुआ था और इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया। तो इसमें कोई व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत उसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये एक संस्थागत प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन, तो संस्था की तरह से भी विरोध दर्ज करा गया था। आईजी सर ने भी लेटर लिखा था और संस्थागात्मक तरीके से हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स ने इसका विरोध दर्ज कराया था। लेकिन आप क्वारंटाइन नहीं होते तो अनुसंधान और बेहतर हो सकता था और तेज गति से होती और भी कई साक्ष्य सामने आते। बेशक जो एक हफ्ते से हम लोगों ने अनुसंधान किया था वो तो सीबीआई को हम लोग हैंडओवर कर ही रहे हैं, लेकिन अगर 3-4 दिन और मिल जाते जो क्वारंटाइन में बर्बाद हुए तो हम लोग और अच्छा, जो जिस बढ़िया स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, अच्छी गति से आगे बढ़ रहे थे, उसको कहीं ना कहीं किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपको क्वारंटाइन करके रखा गया, तो क्या आप इसका विरोध जताएंगे, यहाँ से बीएमसी को लेटर लिखेंगे? हालांकि आपके शीर्ष अधिकारियों ने लिखा, आईजी ने लिखा, एडीजी मुख्यालय ने लिखा, लेकिन व्यक्तिगत जो आपको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, तो क्या आप इसका विरोध करेंगे? मैंने पहले ही स्पष्ट किया, इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं है और किसी भी कार्य को करते समय जब हम लोग निकलते हैं अपनी ड्यूटी पर तो इसमें व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। और इसमें हम लोग कर्म करने गए थे, अपना मेरा कर्म था ये करने के लिए, जो हमारा संस्कृति है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, का कर्म करने गए थे, फल और इसकी रिजल्ट की चिंता थोड़ी हम लोगों को करनी है। तो जो हुआ हमने अपना कर्म किया, जितना दिन मिला उतना बेहतरीन करने की कोशिश की। लेकिन सबसे अहम बात है कि सुशांत को न्याय दिलाने की दिशा में आप गए थे अनुसंधान करने, अब सीबीआई के पास मामला चला गया है, क्या लगता है सुशांत को न्याय मिलेगा, उनके परिजनों को न्याय मिलेगा? हम लोग की पहले दिन से यही कोशिश थी कि चूँकि न्याय दिलाना ही, जो विक्टिम के फादर थे, डिसीज्ड के फादर थे, उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी, तो हम लोग की पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह इनको न्याय दिलाया जाए, इसीलिए एक टीम भी भेजी गई थी। अब जांच जो है किसी और केंद्रीय एजेंसी के पास है, तो उसमें हमारा कमेंट उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के पास होगा तो हम लोग अवश्य न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और आगे भी करते हैं। एक आखिरी सवाल की, आपको डीजीपी ने खुद रिसीव करने पहुंचे पटना एयरपोर्ट, अमूमन इस तरह की तस्वीर नहीं देखने को मिलती है। वो एक पुलिस विभाग के अभिभावक भी हैं, अभिभावक के तौर पे आपको वो रिसीव करने भी पहुंचे, क्या कहेंगे? और जिस तरह का मनोबल उन्होंने हौसला अफजाई किया, नई ऊर्जा के साथ आप पुलिसिंग में आगे चलेंगे? हाँ, वो तो इसमें मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो एकदम बढ़िया से हूँ और ये काम था जो रुका, काम बाधित हुआ है और डीजी सर के आने से बहुत अच्छा लगा है। चलिए, ये नगर पुलिस अधीक्षक हैं, सिटी एसपी हैं विनय तिवारी, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो है जो भी घटनाक्रम रही वो जो है उसका इन पर कोई असर नहीं है। हालांकि ये कहते हैं कि ये सिस्टम को जो है क्वारंटीन किया गया था, हमें क्वारंटीन नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम क्वारंटीन नहीं होते, मुझे क्वारंटीन नहीं किया जाता तो जांच और तेजी से आगे बढ़ती और बेहतर कुछ जो है अनुसंधान होते। खैर, अब ये मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई अनुसंधान करेगी और उम्मीद है कि सीबीआई जरूर जो है सुशांत सिंह राजपूत को जो है न्याय दिलाएगी, उनके परिवार को न्याय दिलाएगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आगे बढ़ते हैं। केरल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। शुक्रवार की शाम दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर फिसल गया और 2 टुकड़ों में हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई। केरल में हुआ बड़ा विमान हादसा। रनवे पर फिसलने से हुआ हादसा। दो टुकड़ों में अलग हो गया विमान। दो पायलट समेत 17 लोगों की मौत। बरखच्चे उड़ चुके विमान के अगले हिस्से यानी कॉकपिट की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि केरल के कोझिकोड में कितना बड़ा विमान हादसा हुआ है। दुबई से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसल गया, जिसके कारण विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। विमान का अगला हिस्सा बाउंड्री वॉल से जा टकराया और बरखच्चे उड़ गए।
इस हादसे में 2 पायलट समेत 17 लोगों की मौत हो गई। विमान में 16 क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे। अब जरा एनिमेशन के जरिए समझिए ये बड़ा हादसा कैसे हुआ। जब विमान लैंड हो रहा था तब कोझिकोड में तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान विमान ने लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे पर उतरने की थोड़ी ही देर जाकर विमान फिसल गया, जिसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला और आगे खाई में जाकर गिर गया और विमान 2 टुकड़ों में हो गया। एक्सपर्ट के मुताबिक कोझिकोड एयरपोर्ट एक टेबल टॉप रनवे है जो एक पहाड़ी पर बनाया गया है। हवाई पट्टी की दोनों तरफ या एक तरफ घाटी होने के कारण टेबल टॉप रनवे में जोखिम काफी ज्यादा होता है। यही वजह है कि विमान रनवे से फिसलने के कारण खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में हो गया। इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट दुबई से आ रही थी, उसे कालीकट लैंड करना होता है। कालीकट रनवे को जैसे टेबल टॉप लोग बोलते हैं, सही वर्ड है उसके लिए ये आम भाषा में। इसके पहले पहाड़ है, खाई है दोनों तरफ, और जितनी जगह है मैक्सिमम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो मुश्किल से जहाज को उड़ने के लिए सफिशिएंट हो पाता है। ऐसे में अगर ऊपर से रेन भी अगर है और रनवे गीला है उस समय वहाँ की, तो ब्रेक लगाना जो है वो आसान नहीं होता है। ब्रेक न लगाएं तो जहाज रुकेगा नहीं, ब्रेक अगर जोर से लगे तो एक्वाप्लानिंग करके एक चीज होती है, पानी के ऊपर जहाज फिसलने लग जाता है एक तरह से। हादसे में भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे समेत दोनों पायलट की मौत हो गई। कैप्टन साठे एक पूर्व वायुसेना पायलट थे। कैप्टन साठे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर विजेता थे और वायुसेना अकादमी ने उन्हें सम्मानित किया था। उन्होंने फाइटर पायलट का कार्यकाल पूरा किया था। वो HAL के टेस्टेड पायलट भी थे। वो 310 और 777 पर थे और उन्हें AI एक्सप्रेस के लिए चुना गया था। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।